झुक के लेस बांध रहा था जूते की, एकदम से पेन स्टार्ट हो गया। कमर का दर्द लहर बनकर टांग में आ रहा है, सुइयां चुभ रही हैं या चींटियां चल रही हैं, झंझनाहट हो रही है। तो बैक पेन और फीवर साथ में है, तो मतलब आपका घंटी बज जानी चाहिए। ये छोटे समय का पेन नहीं है। दोबारा से आप मेरे पास आएंगे, बहुत तेज दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, सोएं कैसे? बैक पेन, व्हाई शुड वी टॉक अबाउट इट? वाई? बिकॉज 60 से 80% लोग बैक पेन से लाइफ में कभी ना कभी पीड़ित रहे हैं। इट जस्ट फील्स बैड। वो लोग बहुत खुशनसीब होंगे, मैं बोलूँगा, जिनको अभी तक लाइफ में बैक पेन नहीं हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली डॉक्स, जहां वाइट कोट सिर्फ कहानी की शुरुआत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कौस्तुभ आहूजा। ही इज़ अ लीडिंग स्पाइन सर्जन इन लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। डॉक्टर कौस्तुभ आहूजा इज़ द फर्स्ट इंडियन टू डू एन MCH इन स्पाइन सर्जरी। और इन्होंने मेरे साथ एम्स में पढ़ाई करी थी, एम्स दिल्ली में। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में भी ये मेरे साथ थे। सो वी हैव अ वेरी क्लोज बॉन्ड विच यू विल प्रोबेबली नोटिस इन दिस पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हमने बैकएक के बारे में बात करी है, बैकएक के कॉजेज़, बैकएक की प्रिवलेंस, उसको कैसे प्रिवेंट करना है, जिसको हो गया है उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे क्वैक से बचना है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं सोने के लिए, खाने के लिए, ड्राइविंग के लिए, काम करते हुए। ये एपिसोड मेरे लिए बहुत पर्सनली एनलाइटनिंग था और आई एम श्योर आप लोगों को भी इसमें बहुत वैल्यू मिलेगी। थैंक यू डॉक्टर कौस्तुभ फॉर कमिंग। आई वुड लाइक टू थैंक यू डॉक्टर नमन फॉर इनवाइटिंग मी, बिकॉज ये बातें मैं लोगों को बहुत समय से बताना चाहता था, पर आपके चैनल के थ्रू आई थिंक आई कैन एक्चुअली रीच आउट टू अ वास्ट ऑडियंस। थैंक यू सो मच। प्लेजर। सो बैक पेन, व्हाई शुड वी टॉक अबाउट इट? तो सबसे पहले तो जितने भी लोग बैक पेन से पीड़ित हैं, आई वॉन्ट टू टेल देम दैट यू आर नॉट अलोन। वाई? बिकॉज 60 से 80% लोग जो दुनिया में रहते हैं वो बैक पेन से लाइफ में कभी ना कभी पीड़ित रहे हैं। जो एक ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज डेटा है 2021 का, वो बैक पेन को रैंक 1 पे रखता है सारे डिजीजेस को मिला के, ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी वाले सेक्शन में, ओके, इंक्लूडिंग नॉन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स। इंक्लूडिंग नॉन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स। तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम आप समझ रहे हैं। मान लीजिए अगर आप 10 लोग उठाते हैं रैंडमली किसी पॉपुलेशन में से, तो उन 10 में से 8 लोगों को बैक पेन कभी ना कभी लाइफ में हुआ होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आपकी ऑडियंस है और जो जनता है उसको बैक पेन के जो की इश्यूज हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि बैक पेन होता क्यों है, बैक पेन को प्रिवेंट कैसा किया जाए, मोर इम्पॉर्टेंटली बैक पेन के लिए जो सर्जरी एडवाइस की जाती है उसके क्या रेपरकशंस हैं और क्या सक्सेस रेट है। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। आई एग्री, आई कम्प्लीटली, क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस में, इवन दो आई कॉल माई सेल्फ अ स्पेशलिस्ट ऑफ शोल्डर सर्जरी, आई ऑल्सो डील विद नी पेन, बट मैक्सिमम पेशेंट इन स्पाइट ऑफ ऑल माई क्वालिफिकेशंस एंड एवरीथिंग आर ऑफ बैक पेन। वही बात यहीं पे आ जाती है कि जो स्पाइन है, स्पाइन से आपकी पूरी बॉडी कनेक्टेड है। तो अगर आपका स्पाइन इशू आ रहा है तो आपकी पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना बहुत लाजमी है। तो ये प्रिवलेंस की बात हो गई, बट अगर कॉजेज़ की बात करें तो दो टाइप के पेशेंट्स जनरली आते हैं। या तो अभी एकदम से पेन स्टार्ट हो गया, कोई झुक के लेस बांध रहा था जूते की, या कुछ भारी सामान उठा रहा था, वन ऑफ द कॉज, और एकदम से स्टार्ट हो गया। सो व्हाट डू यू थिंक इन योर प्रैक्टिस, व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज? तो आप जिस बैक पेन की बात कर रहे हैं ना सर, वो बेसिकली क्या है कि जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा, कोई बॉलर गेंद डाल रहा है और सडनली उसने अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़ ली, थाई पकड़ ली, और कमेंटेटर बोलता है इसको हैमस्ट्रिंग पुल हो गया। राइट। तो वही चीज़ अगर आपकी बैक की मसल में हो जाए हाँ। तो वो कारण होता है कि तुरंत, जैसे आप बता रहे हैं, एक दिन का पेन है, सीवियर पेन होता है सर। वो लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो दैट पेन इज मोर क्यूरेबल एज कंपेयर टू दूसरे टाइप का पेन जो कि आपको लंबे समय से चल रहा है। तो इन शॉर्ट, जो छोटे समय का बैक पेन है वो मसल पुल की वजह से होता है, और बैक की मसल पुल हो जाती है जब, तो पेन होता है। अब इसका भी एक कारण है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि आपकी बॉडी की डे टू डे लाइफ में बॉडी की लीस्ट वर्कड आउट मसल्स कौन सी हैं,
आप अपना काम कर रहे हैं, डेली कुछ वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से वापस आ रहे हैं, तो उसमें से चौथे नंबर पे आती है बैक मसल, जिसको हम इरेक्टर स्पाइनी बोलते हैं। ओके। उसका इकलौता काम आपकी बॉडी के लिए क्या है कि आपकी स्पाइन को सपोर्ट करके रखना है, तो उसका बिल्कुल वर्कआउट नहीं हो रहा है। अगर कोई इंसान मान लो जिम में भी जा रहा है तो वो बाइसेप्स वर्कआउट करेगा। आप मान लो आप डेली लाइफ के काम कर रहे हैं, डेली लाइफ के काम में आपकी आर्म मसल्स यूज हो रही हैं, चल रहे हैं तो लेग मसल्स यूज हो रही हैं, लेकिन बैक मसल्स यूज नहीं हो रही हैं। नहीं तो इरेक्ट तो चल ही रहे हैं ना मिड। वही मैं आपको समझा रहा हूँ, उसका इकलौता काम यही है कि स्पाइन को इरेक्ट रखना है, विच इज़ नॉट इनफ टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। तो इसीलिए स्पाइन जो मसल है, इरेक्टर स्पाइनी जो मैंने आपको बताया, वो एक एकिलीज टेंडन टाइप बन जाती है आपकी बॉडी का, यानी कि एक कमज़ोर मसल बन जाती है अगर आप उस पर ध्यान ना दें तो। और इसी कारण से क्या होता है कि आपको तो ये बात रियलाइज़ नहीं हो रही है, क्योंकि आप तो अपनी डे टू डे लाइफ जी रहे हैं। अब सडनली क्या हुआ कि आपने सोचा कि मैं एक टब उठा लेता हूँ पानी का। राइट। अब क्या होता है कि जब आप पानी का टब उठाने लगते हैं, आप आगे झुके, आपने पानी का टब उठाया, तो ये टब उठाने में और ऊपर लाने में सबसे ज़्यादा कौन सी मसल यूज हो रही है? बैक। इरेक्टर स्पाइनी मसल। और वो करते समय आपका सडनली पुल हो गया, क्योंकि आपकी इरेक्टर स्पाइनी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप वो टब उठा सकें। और तब मरीज वो आएगा आपके पास कि 5 दिन से मुझे कमर में दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी हो चुका है। तो एक कारण तो ये हो गया कि आपने कोई हैवी वेट उठा लिया इन एन अनकंडीशनड स्पाइनल मसल। दूसरा कारण जो मैं कॉमनली देखता हूँ वो ये है कि हमने फ्राइडे नाइट को पार्टी की, ठीक है। घर आए, टीवी देखने लगे, सोफे पे ही सो गए। सोफे पे सोने से क्या हो रहा है कि आपकी मसल, जो आपकी स्पाइन है, वो इतनी अननेचुरल पोजीशन में है कि उससे मसल पुल हो जाती है। पूरी रात आप एक ही पोजीशन में, और वो भी ये अननेचुरल पोजीशन। अननेचुरल, अनकंफर्टेबल, तो वो भी एक सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जो आता है एक छोटे समय के बैक पेन से, सिवियर बैक पेन से, बट इजीली मैनेजेबल बैक पेन से। और जो ये सब बोलते हैं कि डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, उसको किस कैटेगरी में रखोगे? तो जो ये डिस्क प्रोलैप्स का पेन है ना, ये छोटे समय का पेन नहीं है। अच्छा। ये जो डिस्क प्रोलैप्स वाला पेन होता है, ये पेन लास्ट करता है 12 हफ्ते से ज़्यादा। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से पेन हैं स्पाइन के जो कि लंबे समय तक चल रहे हैं। राइट। मान लो 12 हफ्ते से ज़्यादा के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये समझने के लिए ना, बेसिकली आपको रीढ़ की हड्डी की बेसिक एनाटॉमी पता होनी चाहिए, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें पेन जनरेट कर सकती हैं, और उसी को हम टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं? पेन जनरेटर्स ऑफ द स्पाइन। ओके। अब क्या है कि स्पाइन में क्या क्या पार्ट्स हैं? एक है हड्डी, जिसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं। उस वर्टिब्रा में कोई भी फ्रैक्चर होता है, एक कारण, तो इसको हम बोल देंगे हड्डी से रिलेटेड क्रॉनिक बैक पेन। दूसरी चीज़ है डिस्क। डिस्क में कोई भी प्रॉब्लम होती है, मान लो डिस्क प्रोलैप्स हो गई है, डिस्क बाहर निकल के आ गई, दूसरी चीज़ वो हो गई डिस्क प्रोलैप्स। तीसरी चीज़ क्या है? रीढ़ की हड्डी जो है उसके अंदर नर्व रूट्स भी निकल रही हैं बाहर। अब नर्व रूट पे हल्का सा भी प्रेशर आएगा तो उससे भी पेन होगा। तो ये हो गया न्यूरोजेनिक, यानी कि नर्व रिलेटेड पेन। ओके। तीसरा हो गया कि जैसे आपका एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, वैसे ही वर्टिब्रे के बीच में भी जॉइंट्स हैं, जिनको हम फेसेट जॉइंट्स बोलते हैं। जब फेसेट जॉइंट्स डिजेनरेट हो जाते हैं तो उससे भी लंबा समय का पेन होता है। दिस डीजनरेशन इज सिमिलर टू जो नी डीजनरेशन हो रहा है। बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि जो नी का जॉइंट है और जो फेसेट जॉइंट है, उसकी एनाटॉमी बिल्कुल एक जैसी है। ओके। तो जैसे हम नी जॉइंट में बोलते हैं कि घुटना घिस गया है, फ्लूइड खत्म हो गया है, या कार्टिलेज जो होता है वो उसका खराब हो गया है, सेम चीज स्पाइन में भी होती है। तो ये भी एज रिलेटेड है? बिल्कुल एज रिलेटेड है ये। तो अब हमने 4 चीजें डिस्कस कर ली ठीक। क्रॉनिक बैक पेन की, और अब आते हैं हम 5वीं चीज पे, जो कि सबसे जरूरी है, क्योंकि इन सब के अलावा स्पाइन में एक और जरूरी चीज है, वो है मसल, जिसकी हमने पहले भी बात की है। एक तो हमने बात कर ली थी पहले, जो एक्यूट बैक पेन था कि मसल पुल हो गया। दूसरा है कि आप लंबे समय से थोड़े बहुत भार उठा रहे हैं, और उसके बाद आपकी मसल्स जो हैं दे गिव वे, एक पॉइंट के बाद वो टीयर नहीं होती हैं, पुल नहीं होती हैं, लेकिन वो, आप साधारण भाषा में बोल सकते हैं, थक जाती हैं,
फटीग जिसको बोलते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि कई एक पेशेंट का सब ग्रुप ऐसा है जिसको दिन के अंत में कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, वो वही सब ग्रुप है जिसके मसल्स वीक है। आई थिंक वो सबसे कॉमन होगा। सबसे कॉमन वही है, हम्म। और ये बहुत डिफिकल्ट भी है डायग्नोस करना, क्योंकि आपको एक्सरे में कुछ नहीं मिलेगा, आपको एमआरआई में भी कुछ नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे है? मसल में। एक बार इंटरप्ट करूंगा। एमआरआई में कुछ नहीं मिलेगा, ये भी एक अजीब सी टर्म है, बिकॉज एमआरआई में इन माय एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही एमआरआई बोल रहे हैं। में। और ये एक प्रॉब्लम फेस करता हूँ मैं, जो पेशेंट मेरे पास सेकंड ओपिनियन के लिए आता है, तो उसको जो फर्स्ट ओपिनियन वाले डॉक्टर ने बोला होता है कि आपका इस कारण एमआरआई में ये फाइंडिंग है और इस वजह से आपका पेन है, व्हाट आई फील इज नॉट ऑलवेज द करेक्ट ओपिनियन। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? सो अब क्या है कि एमआरआई के अंदर ना हमारे पास एक ग्रेडिंग दी गई है, हर चीज़ की एक ग्रेडिंग दी गई है। डिजेनरेशन कितना हो गया है, डिस्क का डिजेनरेशन कितना हो गया है, फेसेट जॉइंट का डिजेनरेशन कितना हो गया है। अगर आपका जो बैक पेन का इंटेंसिटी है उस डिजेनरेशन से कोरिलेट कर रहा है, तो मैं पेन को उस डिजेनरेशन से एट्रीब्यूट कर दूंगा। अब मान लो किसी को ग्रेड 1 डिजेनरेशन है, जो कि सबको होगा, 40-50 साल की उम्र पे सबको जाके डिजेनरेशन होता है। अब डिस्क में पानी होता है, पानी सूख जाता है तो डिजेनरेशन हो जाता है, लेकिन उसको पेन बहुत ज़्यादा है, और टिपिकल ये वाला पेन है कि रात तक आते आते पेन बढ़ जाता है। तो वो वाला जो पेन है वो मुझे पता है कि इस डिस्क की वजह से नहीं है, तो इस डिस्क में खराबी नहीं है, खराबी कुछ और है। और एमआरआई पे एक ही चीज़ है जो बहुत साफ दिखती नहीं है, वो है मसल। दिखती है मगर मसल की कमजोरी नहीं दिखती है। तो जो मस्कुलोजेनिक बैक पेन है वो एक ऐसा बैक पेन है जो बहुत प्रेवलेंट है, अंडर डायग्नोज्ड है, यानी कि डायग्नोसिस उसका कम आसानी से मिलता है, और इजीली ट्रीटेबल भी है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि एमआरआई कौन से पेशेंट्स में कराना है? जो हमारी टीचिंग में बताया जाता है और जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है, एक टॉपिक आता है रेड फ्लैग साइंस। ओके। रेड फ्लैग साइंस वो साइंस है जिनमें मरीज को तुरंत मेडिकल ओपिनियन लेनी चाहिए। ठीक है। अब रेड फ्लैग साइंस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले हम आ जाते हैं एज पे। अगर किसी 20 साल से कम या 50 साल से ऊपर, ये दो एज ग्रुप्स में अगर आपको बैक पेन हो रहा है, तो मतलब कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो आप एमआरआई कराओ। ठीक है। एमआरआई कराओ इन द सेंस कि आप मेडिकल ओपिनियन सीख करो, और फिर वो मेडिकल प्रैक्टिशनर अपने आप आपको एमआरआई रेकमेंड करेगा। तो एक हो गई हमारी एज की बात। दूसरा जो रेड फ्लैग साइन है वो होता है इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, यानी कि सूजन के मार्कर्स आपकी बॉडी में। वो क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आपको मान लो इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन में पेशेंट को क्या क्या होगा? फीवर आ गया मान लो, तो बैक पेन और फीवर साथ में। घंटी बज जानी चाहिए कि इसको आपको एमआरआई कराना ज़रूरी है। इसके अलावा और भी कारण होते हैं, जैसे कि मान लो आपको बैक पेन है, और ये आपको बहुत कॉमनली मिलेगा कि आपके बैक पेन जो है वो टांग में जा रहा है। तो पेशेंट्स की लैंग्वेज में मैं अगर बताऊं तो कमर का दर्द लहर बनकर टांग में आ रहा है। इसका क्या मतलब है? कि नर्व रूट अफेक्टेड है, जिसको हम शियाटिका भी बोलते हैं। राइट। तो अब ये एक कारण हो गया। एक और रेड फ्लैग जो साइन है वो क्या है कि पैरों में क्या हो रहा है? सुइयां चुभ रही हैं या चींटियां चल रही हैं, झंझनाहट। झंझनाहट हो रही है। एग्जैक्टली तो ये वाला जो है, इससे अगेन हमें क्या इंडिकेशन मिलता है कि नर्व रूट का प्रॉब्लम है। और इसके अलावा अगर मान लो कोई ऑब्वियस इंजरी की हिस्ट्री है पेशेंट की, कि कोई चोट लगी थी, हम ऊपर से गिरे थे, या किसी ने टक्कर मारी थी, दैट अगेन वारंट्स एन एमआरआई। और ये जो पहले एग्जांपल दिया जो टब, हु डज दैट आल्सो वारंट एन एमआरआई, या वो रेड फ्लैग नहीं है? तो एनी बैक पेन apart from these red flag signs which has a duration of less than 12 weeks is not an indication for MRI। अगर इन रेड फ्लैग्स के एब्सेंस में सिर्फ बैक पेन लेकर मरीज आया है 12 हफ्ते के कम ड्यूरेशन का, तो दैट इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर एमआरआई। ओके। लेकिन अगर इनमें से कोई भी रेड फ्लैग साइन होगा तो आपको एमआरआई कराना जरूरी है। और एक्सरे का रोल है? जो एक्सरे और एमआरआई के इंडिकेशन है वो बहुत सिमिलर है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ मरीजों में आपने एक्सरे करा लिया, कुछ मरीजों में एमआरआई करा लिया। ज़्यादातर मरीजों में क्या होता है, पहले आप एक एक्सरे कराते हैं,
एक्सरे में आपको अगर कुछ ऑब्वियस फाइंडिंग मिलती है तो ठीक बात है, लेकिन इवेंचुअली आपको एक एमआरआई कराने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक्सरे में आपको केवल हड्डी दिखती है और डिस्क का स्पेस दिखता है, डिस्क नहीं दिखती है, नर्व्स नहीं नर्व्स नहीं दिखती हैं, मसल्स नहीं दिखते। मसल्स नहीं दिखती हैं। तो अब ये सब देखने के लिए और डिटेल एनालिसिस के लिए एमआरआई की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मेरे एक प्रोफेसर थे टीचिंग में, वो ये बोलते थे कि एक्सरे इन ऑर्थोपेडिक्स इज अ पार्ट ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन. बिल्कुल बिल्कुल। So I still follow his guidelines. So I usually order X-ray in almost every patient because I think वो एक part ही है उसका. बिल्कुल। तो एक्सरे जो है वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक्सरे छोड़कर सीधा एमआरआई करा लें, ये गलत प्रैक्टिस है। क्योंकि अगर आपने सीधा एमआरआई करा लिया, मान लो उसमें आपने नर्व के ऊपर कुछ कंप्रेशन देख लिया, लेकिन अब एमआरआई में क्या होता है कि पेशेंट सीधा लेटा होता है सुपाइन, जब एमआरआई करा रहे हो तो बॉडी का वेट वो बियर नहीं कर रहा है। बॉडी का वेट बियर करके आपको अगर स्पाइन की ओरिएंटेशन देखनी है या पोजीशन देखनी है तो वो केवल एक्सरे में पता लगती है। Standing X. स्टैंडिंग एक्सरे, एग्जैक्टली। खड़े होकर जब आप एक्सरे कराते हैं उसमें आपको एक्चुअली पता लगता है कि स्पाइन का कर्वेचर कैसा है। Yes, I think that's a very important point, not just for spine. I think for a lot of orthopedic problems, weight-bearing X-rays are very important. And जब वो आते हैं patient without weight-bearing X-rays, so it just feels bad कि they have been Absolutely. exposed to radiation Absolutely. and it is giving me no new information. No new information, no new reliable information. Reliable information, exactly. तो causes की बात होगी, थोड़ा सा हमने इस पे टच किया. Prevention. Let's talk about prevention. वो लोग बहुत खुशनसीब होंगे, मैं बोलूँगा, जिनको अभी तक लाइफ में बैक पेन नहीं हुआ है। और उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, स्पाइन की मसल्स को इग्नोर मत कीजिए। स्पाइन की मसल उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी एब्स हैं, सिक्स पैक एब्स, या फिर आपकी चेस्ट मसल्स हैं, या फिर आपकी शोल्डर है, या बाइसेप्स हैं, या ट्राइसेप्स। I think even more important. इवन मोर इम्पॉर्टेंट, आपकी बॉडी का पूरा वेट कौन ले रहा है? स्पाइन मसल्स। तो अब आप अपना एक्सरसाइज टॉलरेंस जो है वो जज कीजिए और उस हिसाब से धीरे 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 आप स्पाइन की मसल्स की एक्सरसाइज शुरू कीजिए ग्रेजुअली। एकदम करोगे तो फिर से कुछ हो जाएगा। तो आप ग्रेजुअली शुरुआत कीजिए। घर में कोबरा पोजीशन कर लीजिए। कोबरा पोजीशन होती है जिसमें आप उल्टा लेटकर सर ऊपर उठा रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है? आपका इरेक्टर स्पाइनी मसल एक्ट कर रहा है। बहुत ज़्यादा भी एक्ट नहीं कर रहा है, बहुत कम भी एक्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद आप क्या कीजिए, जैसे आपने सुबह और शाम 10-10 मिनट कोबरा पोजीशन कर लिया, अब धीरे धीरे हर हफ्ते 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 इसको 5-5 मिनट बढ़ाइए। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सुबह शाम आप आधा आधा घंटा ये कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बट ये पूरा कॉन्स्टेलेशन ऑफ एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। कैट पोजीशन, डॉग पोजीशन, कोबरा पोजीशन, और इन्हीं को हम आसन भी बोलते हैं। भुजंग आसन हो गया, सेम एज कोबरा पोजीशन। और जब आप इसमें आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, देन यू कैन थिंक ऑफ स्विचिंग टू द जिम। आप सीधा जिम जाएंगे और आपने वेट उठा लिया 50 किलो का, आप मार रहे हैं अगर ट्रैप्स या फिर लैट्स, आपको क्या हो जाएगा? दोबारा से आप मेरे पास आएंगे कि पुल हो गया, बहुत तेज दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। तो इरेक्टर स्पाइनी की एक्सरसाइज बताई, पर लैट्स और इनके भी करनी होगी एक्सरसाइजेस। तो ये जब आप कोबरा पोजीशन करते हैं ना, इसमें आपके बैक के सारे मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके। तो कोबरा पोजीशन इज अ गेम चेंजर। आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो प्रिवेंशन की हम जब बात करते हैं, तो आजकल आप जानते हैं कि डेस्क लाइफ जो है, जो आप डेस्क पर बैठ के काम करते हैं, वो बहुत प्रेवलेंट है। आई थिंक हमारी एज के 50 से 60% लोगों की जॉब ऐसी ही है जिसमें उन्हें डेस्क पर लंबे समय तक बैठना है। उस केस में क्या होता है कि आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना है: आपकी कुर्सी, आपकी टेबल और आपका डेस्कटॉप। ठीक है। कुर्सी में आपको क्या ध्यान देना है? कुर्सी में ये ध्यान देना है कि आपकी जो लंबर स्पाइन है, लंबर स्पाइन स्ट्रेट नहीं है। लंबर स्पाइन में एक लॉर्डोसिस का कर्वेचर है। तो आप कुर्सी में लंबर सपोर्ट होना चाहिए आपका। ओके। अगर मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और उस ऑफिस की चेयर्स में लंबर सपोर्ट नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है अपनी खुद की चेयर लाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं? अमेजोन से एक लंबर सपोर्ट मंगवा सकते हैं जो कि चेयर पे अटैच हो जाएगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जो हिप और नी का लेवल है
उसका रिलेशन क्या होना चाहिए, उसमें यह है कि जो नी का लेवल है वो हमेशा हिप के लेवल के नीचे होना चाहिए थोड़ा सा। ओके। तो इन शॉर्ट जो नी का फ्लेक्शन है वो 90 डिग्री, नी जो है 90 डिग्री पे होना चाहिए बेसिकली, नी और हिप दोनों, दैट इज द आइडियल पोजीशन। तीसरी चीज, चेयर की हाइट क्या होनी चाहिए? चेयर की हाइट ये होनी चाहिए कि आपके दोनों पैर कंफर्टेबली ग्राउंड पे हों। दूसरा ऑप्शन क्या है, कई लोगों को फुट रेस्ट पसंद होता है, हाँ। विच इज़ वेरी 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 एक्सेप्टेबल। फुट रेस्ट से भी आपका जो स्पाइन का नेचुरल कर्वेचर है वो मेंटेन होकर रहता है। फुट रेस्ट के बाद तो ये 90 डिग्रीज चेंज हो जाएंगे। जब मैंने आपको बोला 90 डिग्री, उसमें क्या है कि हिप और नी का लेवल सेम होना चाहिए। तो अगर आप फुट रेस्ट लगा भी लेंगे ऐसे की बजाय, अगर आपने ऐसे कर लिया तो लेवल चेंज नहीं हुआ हिप और नी का। हिप और नी का लेवल चेंज होने से क्या होता है कि अगर मान लो आप बीन बैग पे बैठे हैं, बीन बैग पे आपका ये हो जाता है, तो इसमें क्या है कि आपका जो लंबर स्पाइन है उसका लॉर्डोसिस लूज हो जाता है। लंबर स्पाइन का जो नेचुरल कर्वेचर है वो ऐसा हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए बेसिकली। ठीक है। अब हम आते हैं डेस्क पे। डेस्क की हाइट ये होनी चाहिए कि आपके शोल्डर्स कंफर्टेबल रिलैक्स्ड हो, ओके। आपके एल्बोज 90 डिग्री पे हो। जैसे अभी अगर मैं ऐसे बैठा हूँ हम्म। तो जो डेस्क का हाइट है वो ये होना चाहिए, जो मेरे जहाँ पे मेरे हाथ हैं, क्योंकि इस पोजीशन पे मेरे शोल्डर्स रिलैक्स्ड हैं, एल्बोज 90 डिग्री की बेंड पे हैं और कंफर्टेबली मैं बैठ के काम कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि कीबोर्ड होता है ज़्यादातर लोगों के पास जिस पे काम करना है। अब कीबोर्ड में क्या होता है कि अगर आप फ्लैट पड़ा है ना कीबोर्ड, तो उसमें आपके रिस्ट ऐसे हो जाते हैं काम करते समय, आपने नोटिस किया होगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, उससे रिस्ट प्रॉब्लम्स होते हैं। राइट। तो अब क्या होता है कि एक कीबोर्ड केस मिलता है, ब्लिंकिट पे भी मिल जाता है, अमेजोन पे भी मिल जाता है, बहुत सस्ता 200-300 रुपये में मिल जाता है। उसमें क्या होता है कि कीबोर्ड ऐसे स्लांट हो जाता है, फिर आगे रिस्ट आपके नेचुरल पोजीशन पे। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको 6 घंटा एक ऑफिस में बैठ के काम करना है, 6 घंटा आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं और इस पोजीशन में काम कर रहे हैं, आपकी रिस्ट विल डेफिनेटली गिव वे। अब आ जाते हैं हम बात डेस्कटॉप की। डेस्कटॉप में क्या ज़रूरी है कि रफली एक जो रूल है वो ये है कि आपकी आर्म लेंथ पे होना चाहिए वो, ताकि आपकी आईज पे ग्लेयर ना आए। ये स्पाइन से रिलेटेड नहीं है, आईज पे ग्लेयर ना आए। दूसरा ये है कि आपकी जो डेस्कटॉप का लेवल है वो आपकी आई लेवल पे होना चाहिए। ठीक है। मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हम पूरा दिन, डेस्क जॉब है, गर्दन में बहुत पेन हो रहा है। गर्दन में क्यों पेन हो रहा है? क्योंकि आप ऐसे देख के काम कर रहे हैं, ये नेचुरल पोजीशन नहीं है गर्दन की। अगर आप ऐसे देखकर काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी मसल ज़्यादा काम कर रही हैं जितना उन्हें करना चाहिए। दोबारा से सामने देखना है। एकदम सामने देखना। अगर मैं आपको एक और सलाह देता हूँ, अगर आपको लैपटॉप पे काम करना है तो लैपटॉप के लिए भी आजकल स्टैंड्स आ गए हैं, जिसमें क्या होता है कि वो ऐसे स्लांट होता है, तो उसमें क्या होता है कीबोर्ड का भी पोजीशन सही रहता है और जो आपकी स्क्रीन है वो भी आंखों के आगे आ जाती है। ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत नई चीज़ें आई हैं जिससे आपकी लाइफ एर्गोनॉमिकली बेटर हो रही है। इसमें मैं एक पूछना चाहता हूँ क्वेश्चन। ये तो हमने आईटी प्रोफेशन वालों की बात करी, बट एज अ सर्जन एंड इवन एज अ स्पाइन सर्जन, यू मस्ट बी योर सेल्फ वर्किंग ऐसे नीचे देख के, एंड सर्जरीज छोटी नहीं होती हैं और इसमें कुछ कर भी नहीं सकते ऑनेस्टली। तो मैं आपको बताता हूँ इसके लिए मैं क्या करता हूँ। जो ऐसी सर्जरी होती है ना जो लंबे समय तक चल रही है, उसमें मैं प्रेफर करता हूँ एक लंबर बेल्ट मिलती है। तो मान लो 6 घंटे की सर्जरी है और मुझे पता है मुझे ऐसे झुक के काम करना है, तो मैं एक लंबर बेल्ट डाल लेता हूँ जिससे मेरी लंबर मसल्स को सपोर्ट मिलता है। और नेक के लिए भी कुछ? हाँ, नेक के लिए मैं दूसरा क्या करता हूँ कि जहाँ पॉसिबल होता है मैं वहाँ पे माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करता हूँ। माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि आपकी गर्दन सीधी है, आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, काम इधर कर रहे हैं और आप ऐसे देख के काम नहीं कर रहे हैं 6 घंटा। तो जहाँ पॉसिबल है मैं वहाँ पे माइक्रोस्कोप यूज़ कर लेता हूँ, तो उससे मेरी गर्दन की मसल्स, गर्दन अपनी नेचुरल पोजीशन में रहती है। तो अभी तक बताया, एक तो रेगुलर एक्सरसाइज इंक्लूडिंग एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, एग्जैक्टली, ergonomics एर्गोनॉमिक्स, इंक्लूडिंग योर चेयर, योर डेस्क एंड योर जो भी आप काम कर रहे हो, डेस्कटॉप, हाँ, डेस्कटॉप। या लैपटॉप। अब आती है बात सोए कैसे। हाँ। ये सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है जो मुझसे हर इंसान आके पूछता है। अब काफ़ी सारे मिथ्स हैं इसमें कि आपको सीधे बैक पे सोना चाहिए, इसके अलावा और कोई पोजीशन सही नहीं है सोने के लिए। ये गलत है। तो आप कोई भी सोने की पोजीशन एक से बढ़कर एक नहीं है, सारी सोने की पोजीशंस एक बराबर हैं। ओके। केवल एक पोजीशन है जो मैं बोलूँगा कि उसमें नहीं सोना चाहिए, वो है पेट के बल। अच्छा। पेट के बल सोने में क्या होता है, आपकी स्पाइन का कर्वेचर दोबारा लूज हो जाता है। तो अब 3 पोजीशंस जो रेकमेंडेड पोजीशंस है सोने की, पहला है फ्लैट बैक पे आप सो रहे हैं। ठीक है।
अब क्या है कि अगर आप इन सब पोजीशंस को ठीक से फॉलो करेंगे, आपके लिए वो पोजीशन बेस्ट हो जाएगी। और अभी मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि सोने की जो पोजीशन होती है उसका जो प्रेफरेंस है वो भी जेनेटिक है, उसमें भी एक जेनेटिक रोल है ओके। कि कुछ लोगों को फ्लैट सोना पसंद है, कुछ लोगों को करवट लेके सोना पसंद है, और कुछ लोगों को होता है कि फीटल पोजीशन होती है। फीटल पोजीशन में क्या होता है कि आप ऐसे होकर सो रहे हैं साइड में, जैसे नी और एल्बो टच। नी और एल्बो टच कर रहे हैं। तो ये भी मैंने कहीं पे पढ़ा भी कि वो जेनेटिक होता है। तो अब क्या है कि इन तीनों पोजीशंस के बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जो आप फ्लैट सो रहे हैं उसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। नीज के नीचे या तो एक कुशन या फिर एक रोल टॉवल डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके नीज जो हैं उसमें 20 डिग्री का मान लो बेंड आ गया, तो उससे दोबारा जो आपका लंबर स्पाइन का जो मैंने कर्व बताया था वो दोबारा मेंटेन हो जाता है। ओके। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी कमर है, लंबर स्पाइन, उसके नीचे एक छोटा सा पिलो डाल दीजिए, बहुत छोटा सा पिलो, या फिर रोल टॉवल डाल दीजिए, या फिर एक टॉवल फोल्ड करके रख दीजिए। उससे अगेन लंबर कर्वेचर मेंटेन होता है। अब आते हैं हम साइड पे सोने की बात। जब आप साइड पे सो रहे हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो आपका पिल्लो का साइज़। ये भी आपने काफ़ी बार सुना होगा। जो पिलो का साइज़ है वो आपके शोल्डर के साइज़ के बराबर होना चाहिए। ताकि नेक को सपोर्ट मिल जाए। गॉट इट। अब अगर क्या होगा, अगर आपके शोल्डर से ज़्यादा बड़ा पिल्लो होगा तो आप जब सोएंगे तो आपकी नेक ऐसे हो जाएगी। अगर शोल्डर से छोटे साइज़ का पिल्लो होगा तो आपकी नेक ऐसे हो जाएगी। तो शोल्डर के साइज का पिलो, और ये अलग अलग कंपनीज के जो पिलोज हैं उनकी अलग अलग थिकनेस होगी। ऑनलाइन ऑर्डर मत कीजिएगा, आप जाइए होम सास घर की दुकान पे, वहाँ पे मैट्रेस की दुकान पे जाइए, वहाँ पे जाके लेट कर आराम से टेस्ट करके लीजिए। ये सुविधा वहाँ पे उपलब्ध होती है। आप टेस्ट कर सकते हैं किसी भी गद्दे को, किसी भी तकिए को, और आपको लगे कि आपका बेस्ट पोजीशन आप आ रहे हैं, वो आप पिलो ले लीजिए। जो फर्स्ट पोजीशन बताई उसमें भी कुछ लोग बोलते हैं हम तकिया लेते ही नहीं है। वो ठीक है? इट डजेंट मैटर, डजंट इट मैटर। डजेंट मैटर। फ्लैट बैक वाली पोजीशन में। फ्लैट बैक में सो सकते हैं। एक चीज जो बिना तकिए के सोने वाले लोग हैं उनको मैं ये बोलूंगा कि अपनी गर्दन के नीचे एक छोटा सा रोल टॉवल रख लीजिए। उससे क्या होगा, जैसे लंबर स्पाइन का ऐसा एक कर्वेचर है वैसे गर्दन का भी सिमिलर कर्वेचर है, तो आप उसको सपोर्ट कर देंगे। जैसे आप जब एरोप्लेन में लंबे समय तक ट्रैवल करते हैं तो गर्दन में एक पिलो लगाते हैं ना, सिमिलर टेक्निक है सोने के लिए भी। और ये सब हो गई हमारी बातें सोने की। आपका वर्क स्टेशन कैसा होना चाहिए, तो आप इन्वेस्ट कीजिए वर्क स्टेशन में, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए अपनी स्पाइन मसल्स की। जो लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी लंबी सीटिंग जॉब्स है, एक 50-10 का रूल आप फॉलो कीजिए। 50-10 का रूल क्या है कि अगर आप 50 मिनट एक जगह पे बैठे हैं तो 50 मिनट के बाद डेफिनेटली 10 मिनट्स का वॉक कीजिए। उसके बाद ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेस, राइट। और उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ये ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपकी मसल्स स्टिफ नहीं होती हैं, और साथ में आपका जो लंबे समय से बैठने की वजह से जो एक पोजीशन में कमर आ जाती है वो भी दोबारा से मोबिलाइज हो जाती है जब आप चलते हैं। ये एक गोल्डन रूल है जो मैं अपने हर पेशेंट को बताता हूँ, 50-10 रूल। इसको आप याद रखिएगा सब लोग। सो ये दो पोजीशन की बात होगी। तीसरी पोजीशन। जो तीसरी पोजीशन है उसको हम बोलते हैं फीटल पोजीशन, जिसमें आपके नीज और एल्बोज एक दूसरे को टच करते हैं। ये पोजीशन स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जिनको एक स्पेसिफिक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं हम लंबर कैनाल स्टेनोसिस। लंबर कैनाल स्टेनोसिस क्या होता है, अब आप एक इमेजिन कीजिए कि जो आपका स्पाइनल कैनाल है, यानी कि स्पाइनल कैनाल एक कमरे के प्रकार का होता है, जैसे कमरा है, और उस स्पाइनल कैनाल में कौन रहता है, स्पाइनल कॉर्ड। अब मान लीजिए ये कमरा है, इसमें हम दोनों जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड हैं। अब क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपने सुना होगा कि काफ़ी डॉक्टर्स भी पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपकी हड्डी बढ़ गई है। हड्डी बढ़ना कुछ नहीं है, वो डीजेनरेशन है। तो डीजेनरेट हो गई है। उससे क्या होता है कि कमरे की जो दीवारें हैं वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं। जब कमरे की दीवारें बड़ी होने लगती हैं तो उससे क्या होता है कि जो स्पेस अवेलेबल है उस कमरे में वो छोटा हो जाता है। फीटल पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जिसके अंदर उस कमरे के अंदर का जो स्पेस है वो मैक्सिमम अवेलेबल होता है। ओके। वो मैक्सिमम अवेलेबल फीटल पोजीशन में होता है। तो इस वजह से ये वाली जो पोजीशन है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है जिनको लंबर कैनाल स्टेनोसिस का इशू हो जाता है। ओके। और जो बताया था पेट के बल नहीं सोना है। सो एक और पोजीशन जो मेरे को लगता है कि एक तो फ्लैट बैक, एक हाफ जो हुआ करवट लेके, और
थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लिनेशन हो जाता है, उसी को पेट के बल सोना बोल रहे हैं, मतलब करवट लेते हैं बट इट इज़ मोर ऑन पेट, वही है? डू यू मीन दैट? पेट के बल सोने का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि आप एकदम उल्टा सोए हैं, एकदम पेट के बल उल्टा सोए हैं, और आपकी गर्दन ऐसे मुड़ी हुई है और आपकी एक टांग ऐसे ऊपर हुई हुई है, आप समझ रहे हैं? तो ये उल्टा सोने वाला पोजीशन है जो कि हाईली नॉट रिकमेंडेड है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं बेसिकली जिनको आप अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप फ्यूचर में स्पाइन की किसी भी प्रॉब्लम से होने का चांस आप बहुत कम कर देते हैं। और वेट लॉस ऑफ वेट लॉस ऑफ कोर्स। तो इनको हम बोलते हैं स्पाइन हेल्थ। स्पाइन हेल्थ इज नथिंग बट ऑल दीज थिंग्स विच इज रिकमेंडेड टू एवरी पर्सन who does not have a disease per se और even has a disease, और हर डिजीज़ का एक स्पेसिफिक कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आई थिंक पेशेंट और डॉक्टर के इंटरेक्शन पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या चाहिए, फिर वो डॉक्टर बताता है। किस में एक पॉइंट और पूछना है मेरे को, जो लॉन्ग ड्राइव्स करते हैं स्पेशली दिल्ली एनसीआर में जो रह रहे हैं, वो एक एक दो दो घंटे की ड्राइव्स है डेली की, उसमें कुछ प्रिकॉशन रख सकते हैं? आपने देखा होगा आजकल वो नेक का बहुत पिलो, हाँ। एक कंपनी है नाम याद नहीं आ रहा, बट वो ऐसे कुशंस में ही उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया जिससे आपकी लाइफ एर्गोनॉमिकली बेटर हो जाती है। डू यू थिंक इट इज गोइंग टू हेल्प? आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प, क्योंकि जो आपके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। आपके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है कि जो आपका लंबर और सर्वाइकल स्पाइन है उसमें एक कर्व है, आप उसको अकोमोडेट कीजिए अगर आपको लंबे समय तक कहीं भी बैठना है तो। और नी को 90, नी को 90 से ऊपर मत, मतलब हिप के लेवल के ऊपर नहीं हिप आने के देना। लेवल के ऊपर नहीं आने देना। अब जो योगा के 2 आसन बताए, पर योगा जो स्टार्ट कर रहे हैं या योगा जा रहे हैं या जिम जा रहे हैं, उनके लिए कुछ एडवाइस? योगा से बहुत सारे मिथ्स एसोसिएटेड हैं। ओके। अगर कोई किसी को स्पाइनल डिजीज है और उसको आप बोल देते हैं योगा कर ले ठीक हो जाएगा, तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। सबसे कॉमनली जो की जाने वाली योगा होती है वो कौन सी होती है? सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का जो दूसरा आसन है उसमें क्या होता है कि आप हाथ जोड़कर ऐसे पीछे की तरफ अपनी स्पाइन को एक्सटेंड करते हैं। राइट। तीसरा आसन क्या होता है? आप ऊपर से लाकर नीचे अपने पैरों को हाथ लगाना होता है। हाँ। अब ये दोनों स्पाइन के दो अपोजिंग मोशंस हैं, एक हो गया स्पाइनल एक्सटेंशन, एक हो गया स्पाइनल फ्लेक्शन। राइट। जो स्पाइनल फ्लेक्शन होता है उस पोजीशन में आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसमें मैक्सिमम प्रेशर आता है। ओके। तो ये काफ़ी सारे पेशेंट्स में इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो योगा का रोल उन लोगों में है जिनको अभी तक स्पाइन की कोई परेशानी नहीं है। अगर आपकी स्पाइन में परेशानी है तो योगा के सूर्य नमस्कार स्पेशली इसके सारे पोजीशंस आप खुद से ना करें। बेहतर रहेगा कि आप एक डॉक्टर से संपर्क करें और जो एक्सरसाइजेस वो डॉक्टर बता रहा है केवल वही एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि अगर आप उसके विपरीत एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप डेट्रीमेंटल इफेक्ट कॉज कर सकते हैं अपनी स्पाइन को। तो एक तो ये जो स्पाइनल फ्लेक्शन जो आगे झुकने वाली एक्सरसाइज है, इसका बता दिया कि एक स्पेसिफिक पार्ट में टाइप ऑफ डिजीज में प्रॉब्लम है। एक्सटेंशन का भी किसी डिजीज में प्रॉब्लम हो सकता है? एक्सटेंशन जो है इट इज़ रिलेटिवली हार्मलेस पोजीशन। डिस्क की प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा कॉमन है, एक्सटेंशन जो है डिस्क की प्रॉब्लम्स में यूजफुल होती है। ओके। जब भी डिस्क की प्रॉब्लम होगी तो एक्सटेंशन यूजफुल होगी। हाँ, अब मैं इसमें कैविएट लगाना चाहता हूँ कि अगर आपको लंबर केनाल स्टेनोसिस है, याद है हमने पहले बात की थी फीटल पोजीशन। हाँ, फीटल पोजीशन। तो फीटल पोजीशन में स्पाइन कैसा है? फ्लेक्शन में है, यानी हाँ। कि झुका हुआ है, ऐसे मुड़ा हुआ है। हाँ। और वो उन पेशेंट्स के लिए अच्छी है। ठीक तो है। स्पाइनल एक्सटेंशन उन पेशेंट्स के लिए Harmful बुरी है। है, हार्मफुल है। तो स्पाइनल एक्सटेंशन उन मरीजों में नहीं करनी है। तो डेफिनेटली यू शुड सीक एडवाइस, Exactly. सीक एडवाइस फ्रॉम अ स्पाइन तो सर्जन। मेरा सजेशन सब लोगों के लिए यही रहेगा कि आप खुद से अपनी मर्जी से योगा या किसी भी प्रकार की कसरत खुद से ना स्टार्ट करें, वेट करें इवैल्यूएशन का, डॉक्टर के एडवाइस का, और उसके बाद जैसा वो बोलते हैं वैसा वही एक्सरसाइज आप फॉलो कीजिए। तो समरी में मैं बता देता हूँ, अगर आपको डिस्क डिजीज़ है तो डिस्क डिजीज़ में एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, ठीक है। जो कि यूजुअली यंगर पेशेंट्स में होती है, 30 की उम्र में, 20 से 40 की उम्र में होती है। और जो लंबर केनाल स्टेनोसिस है जो कि 40 के ऊपर एल्डरली पीपल में होती है, 50 60 कभी भी हो सकती है, मतलब
45-50 से ऊपर के पेशेंट्स में, उसमें स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइज एडवाइजेबल है। एक डिजीज और होती है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, जिसमें एक वर्टिब्रा, मन का जो बोलते हैं, वो खिसक जाता है आगे या पीछे। हम्म। उसमें कुछ है ऐसा स्पेसिफिक? ये 2 वर्टिब्रे हैं जो कि ऐसे दिख रहे हैं हमें। जो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होता है काफ़ी लोगों को होता है, काफ़ी प्रेवलेंट है, वो भी 30% आपके जो लो बैक पेन के पेशेंट्स हैं उसमें स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस मिलता है। उसमें क्या होता है कि एक मनका दूसरे मनके के ऊपर आगे ऐसे गिर गया। हाँ। उन पेशेंट्स में क्या होता है कि जब आप आगे झुकते हैं, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है लेकिन ऐसे ही होता है, जब आप आगे झुकते हैं तो ये वापस आ जाता है अपनी जगह पे ओके। कुछ हद तक। तो इसलिए बोला जाता है कि जिनको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की बीमारी है उनको स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस एडवाइजेबल है। ठीक है। ये सब तो संक्षेप में मैंने आपको बता दिया, हम्म। पर मेरा अभी भी सुझाव यही रहेगा कि जिनको भी बैक प्रॉब्लम्स हैं लंबे समय से, वो अपने आप को इवैल्यूएट कराएं और जो एक्सरसाइजेस डॉक्टर ने आपको बताया है केवल वही एक्सरसाइजेस कीजिए, उसके आसपास और कोई एक्सरसाइज मत कीजिए। आई थिंक इसमें एक प्रॉब्लम और है जो मुझे लगता है, डॉक्टर के पास लोग जाने से पहले हम्म। या तो जिम ट्रेनर के पास जाते हैं या कभी कभी फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी डायरेक्टली चले जाते हैं। हम्म। और ये मतलब ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है एम्फेसाइज करना कि डॉक्टर के पास पहले जाओ इंस्टेड ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, या वो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक पेशेंट आया मेरे पास। उस पेशेंट को क्या हुआ था, जब वो मेरे पास आया तो ही वॉज पैराप्लीजिक। हम्म। और उससे पहले उसने मुझे हिस्ट्री जो दी, वो जो बताया, उसने मुझे ये बताया कि मेरे बैक में बहुत समय से पेन है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया था, उसने मुझे बोला था कि आपकी हड्डी बढ़ गई है, डिस्क खराब हो गई है, इसके कारण से आप ये वाली एक्सरसाइज कीजिए बहुत सारी। पैराप्लेजिक मींस? पैराप्लीजिक मतलब कि उसके पैरों की शक्ति जो थी वो कम हो गई थी, यानी कि लकवा जिसको बोलते हैं। तो उसको पार्शियल लकवा था, कुछ पावर थी पर कुछ चली गई थी, और सुनपन भी आ गया था उसके पैरों में। तो अब उस फिजियोथेरेपिस्ट ने उनको क्या बोला कि आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइजेस कर रहा है, चौथे दिन पे उसको पैरों में करंट जाना शुरू हो गया, और 5वें दिन पे उसको क्या हो गया कि पैर, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, पैर नहीं चल रहे हैं उसके। मैंने उसको बोला कि देखो इसका सबसे पहले एक एमआरआई कराते हैं। तो एमआरआई कराया तो उसके अंदर क्या निकला, टीबी की बीमारी निकली। ओ। अब टीबी में क्या होता है कि आपकी हड्डी गल जाती है, अगर आप उसको ज़्यादा छेड़खानी करेंगे एक्सरसाइज करके तो वो कोलैप्स हो जाएगी पूरी तरह से, जिसको हम बोलते हैं काइफोसिस हो जाएगा, यानी कि हड्डी एक के ऊपर एक दब जाएगी। और उससे क्या होगा, उसके जस्ट पीछे क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से आपके पैरों की शक्ति कंट्रोल होती है। तो इसीलिए इवैल्यूएशन बिफोर ट्रीटमेंट इज़ वेरी नेसेसरी, सो डोंट रश इनटू एनीथिंग। अगर आपको लंबे समय से बैक पेन है तो उसको इवैल्यूएट कराइए। अच्छा, ये अब ट्रीटमेंट की बात करें एवेल्युएशन के लिए, सो इज बैक पेन ट्रीटेबल, इज इट क्योरेबल? क्योंकि आई नो अ लॉट ऑफ माई पेशेंट्स, आई नो अ लॉट ऑफ माई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, बैक पेन चल रहा है चल रहा है चल रहा है, डॉक्टर देख लिया, चेंज कर लिया, फिजियोथेरेपिस्ट देख लिया, चेंज कर लिया, योगा, पिलाटेस, जिम, ट्राइड एवरीथिंग, नथिंग वर्क्स। बैक पेन को ठीक करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो पेन जनरेटर पहचानना है। जो मैंने आपको शुरू में 5 पेन जनरेटर्स बताए थे, हड्डी, डिस्क, फैसेट, नर्व और मसल, इन पांचों में से अगर आपने पिन पॉइंट कर लिया कि ये इसका पेन जनरेटर है, आप उसको टारगेट कीजिए और उसको ठीक कीजिए। और हर एक पेन जनरेटर के अपने अलग अलग इलाज हैं। एक छठी टाइप की बीमारी होती है जिसमें आपको पता ही नहीं चलता पेन जनरेटर क्या है, उसको हम बोल देते हैं फाइब्रोमाइल्जिया है। फाइब्रोमाइल्जिया के अनगिनत कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी कारण है वो स्ट्रेस है। तो आपने सब कुछ करा के देख लिया, थोड़े बहुत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अगर आप करेंगे स्ट्रेस कम करने के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव कीजिए, इन सब चीज़ों से ऑटोमेटिकली आप देखेंगे उनका बैक पेन इंप्रूव हो रहा है। कुछ लोग ये भी तो बात कर रहे हैं अब कॉर्टिकल रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है अगर पेन बहुत टाइम से चल रहा है। देयर इज नो पॉसिबल वे यू कैन एक्चुअली ट्रीट इट इन सम सबसेट ऑफ पेशेंट्स। डू यू सी सच पेशेंट्स? I have seen these patients and I seek help of pain specialists after that. ओके। तो जो पेन स्पेशलिस्ट होते हैं ये एक एनेस्थीसिया की हाईली स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो कि केवल पेन से ही डील करते हैं। हम कहीं भी पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी सब कुछ फेल है, तो हम उनकी हेल्प लेनी पड़ती है कि आप इनका पेन कंट्रोल करना है अब।
हम्म। टू इम्प्रूव द लाइफ बेसिकली। पर ये बहुत छोटा सबसेट है या ये बड़ा सबसेट है पेशेंट्स का? मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में अगर मैं बोलूँगा तो अगर 100 लोग पेन के साथ आते हैं तो अब मैं बोल दूंगा एक्सरसाइज कर लो, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज जो है बहुत रिवॉर्डिंग नहीं है। आवल इमीडिएट रिलीफ नहीं हाँ, इमीडिएट और रिलीफ नहीं है, करते ही जाना है, करते ही जाना देयर है। इज नो एंड। एग्जैक्टली तो अब पेशेंट जो है 2 हफ्ता करेगा, 3 हफ्ता करेगा, फिर छोड़ देगा और फिर आके बोलेगा डॉक्टर साहब इससे कुछ आराम नहीं आया। एक तो ये प्रॉब्लम आती है पेशेंट्स में। दूसरा ये होता है कि अब ये सब करने के बाद भी अगर पेशेंट का इम्प्रूव नहीं हो रहा है पेन, तो इवेंचुअली यू विल हैव टू सीक हेल्प ऑफ अ पेन स्पेशलिस्ट। अच्छा, अब स्पाइन सर्जरी की बात करें अगर, तो स्पाइन सर्जरी नाम सुनते ही सबको टेंशन हो जाती है, पूरा घर परिवार सब हिल जाता है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी मिथ्स एसोसिएटेड हैं। प्लीज कमेंट। स्पाइन सर्जरी से लोग सबसे ज़्यादा इसलिए कांपते हैं क्योंकि स्पाइन सर्जरी की एक मेजर कॉम्प्लिकेशन जो बताई जाती है वो होता है पैरों में लकवा हो जाना। हम्म। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो पैरों में लकवा होने का चांस है वो कितना है अगर आप स्पाइन सर्जरी कराते हैं। हम्म। जो पैरों में लकवा होने का जो चांस है जो कि नॉर्मल डिजीज़ में है वो 0.1 to 1% में बोलूँगा। यानी कि अगर आप 100 लोग अगर ऑपरेट कराते हैं हम्म। पेशेंट्स, तो उसमें से केवल एक इंसान ऐसा होगा जिसको पैरों में मान लो सुनपन आ गया, या फिर पैर का उंगली चलना बंद हो गया, या फिर एंकल चलना बंद हो गया। जो लंबर इनकी जो सर्जरीज हैं वो यूजुअली उनके साथ इसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड हैं। सबसे बड़ी मिथ ये है कि आप लंबर स्पाइन की सर्जरी करा रहे हैं और आपके पैर चलने बंद हो गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हिप्स, नीज और खड़े होने के लिए जो आपकी मसल्स यूज़ होती हैं वो सब जो मसल्स हैं, वो सब जो नर्व्स हैं, वो बेसिकली लोअर लंबर स्पाइन के ऊपर रिसाइड करती हैं, वो पहले ही निकल जाती हैं। तो तो आप उनमें अगर इंजरी के चांस है ही नहीं। उसमें इंजरी का चांस 0 है। हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या होता है इसमें नॉमेनक्लेचर क्या है, L4, L5 और S1। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इन्हीं 3 वर्टिब्रे में पाई जाती हैं। L4 से क्या होता है कि आपका एंकल मूवमेंट आता है। अगर L4 की रूट को इंजरी होगी तो एंकल नहीं मूव करेगा, L5 की रूट को इंजरी होगी तो टो नहीं मूव करेगा, S1 के रूट की इंजरी होगी तो आप एडी के बल खड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो अब इससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है, पर ऑब्वियसली इट्स अ कॉम्प्लिकेशन। 100 में से किसी एक मरीज को इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशन होगी। और इस कॉम्प्लिकेशन को मैनेज कैसे करते हो? इस कॉम्प्लिकेशन का जो मैनेजमेंट है वो इंजरी पे डिपेंड करता है कि रूट पे किस प्रकार की इंजरी हुई है। हम्म। अगर मान लीजिए आपने किसी लेस एक्सपीरियंस स्पाइन सर्जन से, या फिर जो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है स्पाइन सर्जरी में, आप उससे ऑपरेशन करा रहे हैं और मान लीजिए उससे बाय चांस मान लीजिए नर्व रूट कट हो गया, अगर पूरी की पूरी तरह कट हो जाता है तो दिस इज़ अ परमानेंट लॉस। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जब नस के ऊपर से यानी कि नर्व के ऊपर से अगर आप जब दबाव हटा रहे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा बहुत उसमें खींचातानी होता है। वो वाला जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो रिकवर हो जाता वो रिवर्सिबल है, वो है। रिवर्सिबल है। इसमें ना मैं एक बात बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि अब ज़माना नहीं है कोई भी नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जन से कोई भी सर्जरी कराने का। आई थिंक एवरी पेशेंट शुड सीक अ स्पेशलिस्ट। नी की प्रॉब्लम है, आप नी सर्जन के पास जाओ। आप स्पाइन सर्जन के पास नी की प्रॉब्लम लेके मत जाओ। स्पाइन की प्रॉब्लम है, आप स्पाइन सर्जन के पास जाओ। बिल्कुल। आप जनरल ऑर्थोपेडिशियन से आप रिव्यू ले लो, ओपिनियन ले लो, एक्सरसाइजेस, डायग्नोसिस वो ले लो, बट डोंट go for the complete treatment. You बिल्कुल should seek बिल्कुल। a specialist. इनफैक्ट अब आप देखेंगे तो ऑर्थोपेडिक्स की भी सब स्पेशलाइजेशन में सुपर स्पेशलिटी डिग्रीज होने लग गई हैं। जैसे कि मैंने भी MCH स्पाइन किया हुआ है, हाँ। एम्स ऋषिकेश इंस्टीट्यूट MCH स्पाइन कराता है, तो उसमें मुझे 3 साल की ट्रेनिंग केवल स्पाइन के डिसऑर्डर्स के लिए दी जाती है। तो उससे क्या होता है कि मेरा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग स्पाइनल डिसऑर्डर्स काफ़ी वास्टली एक्सपैंड हो जाता है। Agreed. तो और सेम होता है प्लास्टी, जैसे आप हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, उसके भी स्पेशलाइज MCH शुरू हो गए हैं, हाँ। फेलोशिप शुरू हो गई हैं। तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं एक बार उसका एक्सपीरियंस देख लें, एक बार उसकी डिग्रीज देख लें, ताकि आपका इलाज सही से हो सके बेसिकली। Exactly. ये सर्जरी से पहले एक बार लेट्स गो अ लिटिल बैक। कुछ लोग मसाज करवाने जाते हैं या बोन सेटर्स के पास जाते हैं, या आपने वीडियोस देखी होंगी, आवाज़ें निकालते हैं लोग और एकदम रिलीफ आ जाता है। बोन सेटर्स, क्वैक्स। तो वो क्या है? ऑब्वियसली जितना हमने लिटरेचर पढ़ा है, मेडिकल लिटरेचर, बोन सेटर्स और क्वैक्स और जो हथौड़ा मारते हैं रीढ़ की हड्डी में,
इन सब के पास जाना का मतलब है कि आप अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इन द सेंस कि मान लीजिए 10 लोग बोन सेटर के पास जाते हैं, हथौड़ा मारता है, 10 में से 6-7 लोगों को रिलीफ हो जाता है। और वो ज़रूरी नहीं कि हथौड़े की वजह से हुआ हो, किसी और वजह से भी हो सकता है। लेकिन मान लीजिए 2 मरीज ऐसे हैं जिनके पैर की शक्ति चली गई, तो क्या आप ये चांस लेना चाहेंगे कि आपको कमर कमर में दर्द है, आप हकीम के पास जाते हैं या क्वैक के पास जाते हैं हथौड़ा मरवाने, आपके पास 20% चांस है कि आपके पैर की शक्ति चली जाए। तो ये आप, मेरे ख्याल में तो आप ये चांस नहीं लेना चाहेंगे। एक ये मेरे को अपना पर्सनल क्वेश्चन आता है, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ शोल्डर पेन्स। लोग एक साइड बैग कैरी करते हैं, स्पेशली फीमेल्स, उनका पर्स हैवी होता है और वो एक ही साइड कैरी करती हैं। तो इसका कोई तरीका है? इज इट अ वे टू डील विद दिस, टू प्रिवेंट दिस? और ये आपने देखा होगा कि ज़्यादातर, जैसे आपने भी बताया, ज़्यादातर ये कॉमन फीमेल्स में ही होता है। हाँ हाँ। तो इसका क्लियर एसोसिएशन इससे मिलता है क्योंकि फीमेल्स आर द वंस हु यूजुअली कैरी द पर्स और अ बैग ऑन वन शोल्डर। मेरा जनरल सजेशन सबके लिए यही रहता है कि आप एक बैग वैसा कैरी करें जिसमें दोनों कंधों पे स्ट्रैप्स हों, कुशन्ड स्ट्रैप्स हों, ब्रॉड स्ट्रैप्स हों। तीसरी चीज़ जो अक्सर लोग मिस करते हैं, आपने कई सारे बैग्स में नोटिस किया होगा, एक एंटीरियर बेल्ट होती है आगे की साइड से। उससे क्या होता है कि आपके शोल्डर्स के ऊपर जो वेट आ रहा है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि इट्स टाइटली रैप्ड अराउंड योर बेली। तो उससे भी जो सपोर्ट मिलता है, उसके शोल्डर भी जो है वो, उस पर वेट कम हो जाता है। तो आप ये 3 चीज़ें अगर आप बैग लेते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे, स्पेशली ये सब उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लंबे समय तक बैग कैरी करते हैं। मान लो 2 घंटा आपको ट्रेन में जर्नी करनी है, मेट्रो में जर्नी करनी है, दिल्ली के लिए बहुत ज़रूरी है। 1 घंटे की जर्नी है, मान लो सेवरल स्टॉप्स चेंज करना है, वॉक भी करना है करते हुए, उन उन लोगों के लिए थोड़ा सा फैशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर आप दोनों स्ट्रैप्स वाला बैग लेंगे तो आपकी शोल्डर और आपके सर्वाइकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छा। आई थिंक इफ इनफ पीपल डू इट, इट विल बिकम फैशनेबल। हाँ, और एक और चीज़ इससे थोड़ा सा अनरिलेटेड है, लेकिन मैं आपको एक बस जनरल एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि आपकी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी कि 2 मनकों के बीच में या 2 वर्टिब्रे के बीच में जो डिस्क है, उस पर प्रेशर सबसे ज़्यादा कब होता है? उस पर प्रेशर सबसे ज़्यादा तब होता है जब आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं। ये आपको अवॉइड करना है। अब इसका एग्जाम्पल, आप मान लीजिए खड़े हैं, ठीक है, आपके हाथ में एक पेन है, पेन आपके हाथ से छुटकता है, तो इमिडिएटली आप क्या करते हैं? आगे झुक के उठा लेते हैं। बिल्कुल। ये गलत है। उस केस में आपको क्या करना है? नीज बेंड करके नीचे जाइए, तो उससे क्या होगा, जो स्पाइन की फ्लेक्शन है वो कम हो जाएगी। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। ये जो चीज़ है, ये ना केवल प्रिवेंशन में मदद करेगी, लेकिन जिन लोगों को स्पाइन की प्रॉब्लम है, लंबर के नाचुरल डिस्क की प्रॉब्लम, शियाटिका, कुछ भी है, उन सब पेशेंट्स में मैं ये एडवाइस करता हूँ कि नीचे कुछ भी गिरे आप उसको बैठ कर उठाइए, एंड इफ़ पॉसिबल मोर देन 2 और 3 किलोज का वेट आप मत उठाइए। तो ये एक की बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और जो सबसे कॉमनली ऑब्जर्व, मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में सबसे कॉमनली ऑब्जर्व मिस्टेक दैट पेशेंट्स डू। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट, बट ऑफ कोर्स कुछ तो मिस हुआ ही होगा, बट इट वुड बी वेरी नाइस इफ यू कैन समराइज इट। हमने ये डिस्कस किया कि सबसे पहले बैक पेन इज़ वेरी कॉमन। जो छोटे समय का बैक पेन है वो सीवियरिटी में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट काफ़ी इजीली मैनेजेबल है। जो लंबे समय का बैक पेन है उसको इवैल्यूएट कराना बहुत 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 ज़रूरी है। इवैल्यूएट कराए बिना उसमें किसी भी प्रकार की कसरत ना करें। एक्सरसाइज, जिसको हम फिजियोथेरेपी, मत कीजिए। उसको इवैल्यूएट कराइए, उसके अंदर जो डिजीज़ है उस डिजीज़ के अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज कीजिए जो आपको एक मेडिकल प्रोफेशनल या एक स्पाइन सर्जन रेकमेंड कर सकता है। उसके बाद हमने बात की कि जिन लोगों में स्पाइनल सर्जरी की ज़रूरत है, स्पाइनल सर्जरी, जो ये मिथ है कि पैर चलना बंद हो जाता है, ये मेरे ख्याल में 20 साल पुरानी बात है। और क्योंकि बात की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है इसलिए तब से वो चलती आ रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पाइनल सर्जरी इस एज में इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है कि आप मानेंगे नहीं कि आउट ऑफ ऑल द ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स, लंबर स्पाइन प्रोसीजर्स टॉप द लिस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स। ओके। इन इंडिया इट्स स्टिल लैगिंग। नी रिप्लेसमेंट एंड हिप रिप्लेसमेंट ऊपर आ जाता है स्पाइन सर्जरी से, एंड मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है लोगों को, लेकिन वो इसको इग्नोर करते रहते हैं।
एक और चीज़ मैं इसमें बोलना चाहूँगा, आई नो इट्स समरी, बट ये बात ज़रूर है कि अगर किसी स्पेशलिस्ट स्पाइन सर्जन ने सर्जरी बोला है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं और इवेंचुअली आप उसमें सर्जरी कराते हैं, तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि उस केस में नसों पे दबाव ज़्यादा होगा, डिजेनरेशन ज़्यादा होगा, हड्डी ज़्यादा बड़ी होगी। तो जब कोई स्पाइन सर्जन ऐसे टफ सिचुएशंस में ऑपरेट कर रहा होता है, तो उस केस में नस पे इंजरी का चांस होना ज़्यादा होता है। तो आप सही समय पे सर्जरी कराएं, सही इंसान से सर्जरी कराएं जिसके पास सही आधुनिक टेक्निक्स हों, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली रिस्क फ्री स्पाइन सर्जरी। ओके। तो उसमें हम बिना रिस्क के स्पाइन सर्जरी कर सकते हैं। बिना रिस्क का मतलब है कि आप जब सड़क क्रॉस कर रहे हैं तब भी आपको कुछ रिस्क तो है ही एक्सीडेंट का, बिल्कुल तो बिल्कुल। उतने रिस्क पे आप स्पाइन की सर्जरी कर सकते हैं। आई थिंक इसके अलावा जो एक और चीज़ जो है वो है स्पाइन हेल्थ, जो जिसका हमने डिटेल में बताया गया है, जो कि नॉर्मल इंसान के डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे सोना है, कैसे बैठना है, कैसे काम करना है, 50-10 का रूल जो हमने अच्छे से एम्फेसाइज किया, आई थिंक यही है। और इसके अलावा अपनी डाइट अच्छी रखिए, खाना पीना अच्छा रखिए, 8 आवर्स ऑफ स्लीप जहाँ तक पॉसिबल हो, एंड मेंटल हेल्थ। एंड मेंटल हेल्थ। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड इट ऑल। Great. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. So, guys, thank you for watching. This was Dr. Kostu Bahuja, leading spine surgeon, telling all the details, minute details about spine, its health, and the treatments. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। कुछ पूछना है, कुछ प्रॉब्लम्स लगी, कुछ सजेशंस हैं, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट्स। एंड इफ़ यू थिंक यू बिलोंग हेयर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।